आदरणीय डॉक्टर M.A. रजी साहब, प्राचार्य सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी, हमारे परम आदरणीय मित्र प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, BHU, डॉक्टर मीना के विभागाध्यक्षा, प्रोफेसर MKC वारियर, भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, डॉक्टर सिंधु TI, डॉक्टर सिंधु P. कौमा, इस विभाग के अन्य अध्यापक बंधुओं, सेमिनार के प्रतिभागियों, अन्य महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों से आए हुए अध्यापकों, मेरा दोस्त भी उसमें शामिल है, मैथ्यू अब्राहम। एक ज़माने में हम कालिकट विश्वविद्यालय के छात्र रहे, एक समय में प्रिय छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वाइस चांसलर बनने के बाद एक हिंदी सेमिनार में पहली बार मैं शामिल हो रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में हर दिन सेमिनार चलता है, परसों भी सेमिनार था, कल एक इधर बगल में आया हुआ था मैं, इधर पल्लारी मंगलम नाम से एक स्थान है, वहाँ पे अक्षरमट्टम नाम से एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ मैं कल आया था, 8:30 बजे तक इधर था मैं, इधर बगल में ही है शायद पल्लारी मंगलम नाम से, वहाँ भी उद्घाटन था। कल भी हमारे मरीन कैंपस में एक सेमिनार होने वाला है, उसमें भी उद्घाटक हूँ मैं। यानी मेरा काम बढ़ गया है उद्घाटन के सिलसिले को लेकर, और वो भी ऐसा विषय जो हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य इससे बहुत दूर है, लेकिन मैं उससे मज़ा लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, क्योंकि हर विषय से संबंधित कुछ नई जानकारी मुझे मिलती है। इसीलिए उस विषय से संबंधित कुछ जानकारी, कम से कम उस विषय से संबंधित जो नई किताबें जो निकली है उसका मैं पता लगाता हूँ, क्योंकि गूगल हमारे साथ है, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी गूगल है, इसीलिए रास्ते में कार में बैठकर भी देख सकता हूँ। और कल के लिए मैंने 5 नई किताबों को ढूंढ के रखा है उनके लिए बोलने के लिए, शायद वे परिचित होंगे, फिर भी मेरे लिए बहुत सुखद मौका है। और मैं इसीलिए यहाँ आने के लिए वादा किया कि मेरे परम आदरणीय मित्र आशीष जी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पुराना रिश्ता है और मित्रता को और भी दृढ़ करने के लिए अवसर मेरे लिए रहेगा, ये मैंने सोचा था। फिर दूसरी बात है कि यहाँ के प्राचार्य के मुँह से मुझे सुनने को मिला कि इस कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यापक यहाँ के हर काम में उनको मदद दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने पहले से देखा है या हम देखते आ रहे हैं कि हिंदी विभाग को खड़ा के रखा जाता था सबके ही, लेकिन आज हिंदी विभाग के अध्यापकों को उनके बिना किसी भी संस्था का काम पूरा नहीं हो जाता है। ये तो एक बात बन गई है, क्योंकि मैं एक ही संस्था को लेकर नहीं बता रहा हूँ पूरी, क्योंकि जितनी जानकारी मुझे है उन्हीं संस्थाओं को लेकर मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरी बात, मुझे यह बेहद खुशी है कि इस कॉलेज के लिए, क्योंकि एक हिंदी अध्यापक खासतौर से कोचिन यूनिवर्सिटी के एक अध्यापक होने के नाते इस कॉलेज की मुझे तारीफ़ करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे कॉलेज के जो कि छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए इस कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस साल भी, पिछले साल भी और कई सालों से
हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक, मैं कहूँगा कि एक फीडर डिपार्टमेंट है। कॉलेंजेरी का ये डिपार्टमेंट हमारे लिए एक फीडर डिपार्टमेंट है। यहाँ से हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र आते हैं और इधर जितने छात्र बैठे हुए हैं उनमें से अधिकांश, जैसे क्रिस को लेकर मैं बताऊँगा, वो लाइव छात्र है। मैं लाइव छात्र इसलिए बता रहा हूँ कि वो अब भी वहाँ पढ़ रहा, दूसरे सत्र में है। हेमा नारायण है और बहुत सा अर्शिता है, बहुत सारे छात्र उधर है। मैंने ये भी देखा कि आपकी जो नोटिस है उसमें पीएचडी जिन छात्रों ने हासिल की है उनके लिए उनके नाम लिखे हैं। एंजल सी जॉन, उसका मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो कालड़ी का हो सकता है, कालड़ी से उन्होंने पीएचडी ली होगी। बाकी सबका संबंध कोचिन यूनिवर्सिटी से, जैसे अंजलि कृष्णन हमारी छात्रा रही है एमए में और पीएचडी में, और सौम्या अवराचन कालड़ी से पीएचडी ली है लेकिन एमए में हमारी छात्रा रही, और सुमी CS एमफिल में और पीएचडी में हमारी छात्रा रही। हेमा नारायण तो आपके सामने बैठी हुई है, वो भी हमारी छात्रा एमए में भी और एमफिल में, एमए में और पीएचडी में हमारी छात्रा रही। हेलन मेरी पीजे एमफिल में, एमए में, एमफिल में, पीएचडी में हमारी छात्रा रही। और ये बहुत खुशी की बात है ना मेरे लिए इससे, और क्या हम अध्यापक जो है जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे अपने छात्रों से मिलते हैं, उनका स्नेह पाते हैं, उनका सम्मान पाते हैं, तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। कल भी ऐसा हुआ था कि 2002 के कुछ छात्र मुआटुपुड़ा उस कोदमंगलम के आसपास रहते थे और सुना कि मैं उधर पल्लारी मंगलम में आ रहा हूँ, तो लड़कियाँ हैं फिर भी पति और बच्चों को लेकर मुझसे मिलने आया। तो ये लोग मिलने आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये अध्यापकों को मिलने वाली बहुत बहुत बड़ा सम्मान है, आदर है, स्नेह है, प्रेम है। और ये इसका अनुभव मैं पहले से करते आ रहा हूँ, तो अब भी मुझे मिला। यहाँ आपके हंसमुख चेहरा देखकर एक खुशी और भी बढ़ रही है मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि हम जो सेमिनार चला और सेमिनार के बीच वो छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ, अध्यापक अन्यथा गलत न समझे। और यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम कुछ शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली बनाते हैं। परीक्षा में इस तरह की शब्दावली पूछी जाती है और यहाँ ये वाइस चांसलर के लिए कुलपति, उपकुलपति, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। असल में हमारे ज़माने में जब हम एमए के छात्र थे उस समय उपकुलपति कहा करते थे, आजकल वो कुलपति है और उपकुलपति PVC है, वाइस चांसलर हैं, कुलपति चांसलर है, कुलाधिपति चांसलर है, उपकुलाधिपति प्रो चांसलर है। इस तरह से बदल गया है और इसे नोट करने के लिए छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये दूसरी, ये हीनता ग्रंथि के कारण नहीं बता रहा हूँ, मुझे तो इसकी चिंता भी नहीं है, ये गलत बोल दिया है ऐसा नहीं है। इसीलिए क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस समय कहा करता था कि ये डीन फैकल्टी जो है उसके लिए संघाई अध्यक्ष कहा करता है, आजकल अधिष्ठाता बोलते हैं ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने ये संदर्भ के रूप में मैंने बता दिया। वैसे तो ये विषय जो है बहुत ही मार्मिक विषय है। हम जानते हैं कि समकालीन कविता ही नहीं बल्कि समकालीन साहित्य वास्तव में सामाजिक उन्मुखता का साहित्य है, सामाजिक सरोकार का साहित्य है और सामाजिकता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि समकालीन साहित्य कब से या उसके पहले का हिंदी साहित्य, क्या उसमें सामाजिकता रही है या समाज उन्मुखता रही है। हम जानते हैं कि जब हम इतिहास को पलटते हैं हमें पता चलता है कि समकालीन साहित्य में ही सबाल्टन लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। उसके पहले सबाल्टन लोग कहीं नहीं थे, कहीं थे तो थे, लेकिन वे लोग या तो भिखारी के रूप में या बच्चों या तो भिखारी के रूप में या याजकों के रूप में या हीन पात्रों के रूप में, इसी तरह के रूप में, या उपेक्षित, जैसे स्त्रियां जो है उपेक्षित है इसी ढंग से, या प्रकृति उसका सौंदर्य पक्ष ही उसमें उभर आता था। लेकिन समकालीन साहित्य में आकर ये सब उसको केंद्रीयता मिली, उसको वरीयता मिली और यही उसके सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए समकालीन साहित्य के अंतर्गत ही समकालीन कविता आती है। समकालीन कविता में भी ये विशेषता हम दरअसल देख सकते हैं कि समाजोन्मुखता या सामाजिकता या हम लोक धर्मिता, लोक पक्ष या कोई भी शब्द आप बता दीजिए इसके लिए लागू है, क्योंकि ये समकालीन साहित्य जो है या समकालीन कविता जो है वास्तव में यथार्थ की कविता है, या उसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति बहुत ही सटीक ढंग से होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उसकी अभिव्यक्ति होती है।
वैसा मैंने सबाल्टर्न शब्द का जो प्रयोग किया था, सबाल्टर्न शब्द का प्रयोग ऐसा किया जाता है कि किसी सेना में अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके लिए सबाल्टर्न शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में एक स्टडी के रूप में यूएसए में और अन्य स्थानों में एक स्टडी के रूप में उसका विकास हो गया था। खासतौर से इतिहास के विशेषज्ञों ने उसे एक सबाल्टर्न स्टडी के रूप में उसे बहुत अधिक स्थान दे दिया। सबाल्टर्न के शब्द में इटालियन जो दार्शनिक है ग्रामशी जो है, ग्रामशी ने सबाल्टर्न के लिए बता दिया है कि समाज के जो उपेक्षित लोग हैं, ये उपेक्षित लोग सबाल्टर्न हैं। वास्तव में समकालीन साहित्य इन्हीं सबाल्टर्न लोगों का साहित्य है, जिसमें स्त्री आती है, दलित आता है, आदिवासी आता है, वृद्ध आता है, महिला आती है, यानी ये बच्चे आते हैं जो उपेक्षित रहे, या कहना चाहिए कि जो ट्रांसजेंडर है आजकल, हम उसको लेकर बहुत ही चिंतित है और साहित्य में उसे केंद्रीयता मिल रही है। उन सबका चित्रण हम देखते हैं। कविता में भी यही हम देखते हैं कि समकालीन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता, क्योंकि जो पहले किनारे के था, किनारे पर था, वो केंद्र में आ गया। जो स्त्री किनारे पर थी वो केंद्र में आ गई। जो दलित किनारे पर था केंद्र में आ गया। दो आदिवासी किनारे पर था, केंद्र में आ गया। यही इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेष, समकालीन कविता भी उससे पीछे नहीं है। और इन लोगों के, इन सबाल्टर्नों के जीवन के यथार्थ को समकालीन कविता में स्वरों से अभिव्यक्त, उनके जीवन का चित्रण समकालीन कविता में स्वरों से हुआ है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वैसे तो हम जानते हैं कि स्त्री का चित्रण तो होता था। हम देखते हैं कि आदिकाल में स्त्रियों का चित्रण रमणीय नारी के रूप में ही होता था। और जब हम ये वीर गाथाओं का अध्ययन करते हैं, उनका रूप वर्णन ही, सौंदर्य का वर्णन ही बहुत अधिक होता था। और मध्यकाल में आकर थोड़ा सा बदल जाता है, बदल के कविता या साहित्य लोगों से थोड़ा सा मिलता है, खासतौर से भक्ति साहित्य में। फिर दोबारा हम देखते हैं कि भारत युग में आकर के कविता और साहित्य सब लोगों के साथ मिल जाता है। लोगों के जीवन को, उनके परिवेश को, उनके जीवन की विसंगतियों को, उनकी जीवन की समस्याओं को, परंपरा को, इसी तरह का चित्रण ये भारतेंदु युग के साहित्य में, खासतौर से भारतेंदु ने भी कुछ चित्रण किया। भारतेंदु को लेकर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों के पुजारी भी कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानने वाला नहीं हूँ कि भारतेंदु ने जो किया है उस समय वास्तव में मजबूरन उन्होंने किया होगा। और मजबूरन इसलिए कि उस समय ये अंग्रेज़ों का ज़माना है, परस्पर रोक थी, ये खुलकर बोलना मुश्किल था। बाद में हम जानते हैं कि प्रेमचंद की रचनाओं को उन्होंने जब्त कर लिया था। इसी तरह की जो स्थितियों को देखकर उन्होंने एक तरह से खुशामदी के शब्द बोले होंगे। वे बाद में असली देश की असली स्थिति को आवहु भाई रोवहु भाई जैसे पदों के माध्यम से, ऐसे गीतों के माध्यम से उन्होंने समोजन्मकता का परिचय दे दिया। और उन्होंने अपने नाटकों में भी, आजकल उनका एक नाटक जो है बहुत ही प्रासंगिक लगता है मुझे, क्योंकि वैदेही हिंसा न भवदी जो है वो मांस आहार को लेकर आजकल जो हो हल्ला समाज में फैल रहा है, उसको लेकर जिस तरह की स्थितियाँ हमारे समाज में है, उस संदर्भ में भारतेंदु का वैदेही हिंसा न भवदी नामक नाटक का अध्ययन दोबारा हमें करना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि द्विवेद युग में कविता बिल्कुल बदल जाती है और समकाल में आकर के ये बिल्कुल हम सचमुच कविता जनता के साथ जुड़ जाती है। और जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये स्त्री केंद्र में आ गई थी। और सुब्रमण्यम भारती ने एक कविता लिखी थी, मुझे उस कविता से शुरू करना अच्छा लगता है। उन्होंने एक कविता में उन्होंने घोषणा नामक एक कविता लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद है तमिल से। उस कविता में उन्होंने स्त्रियों के बारे में लिखा था। सुब्रमण्य भारती का समय हम जानते हैं कि 1882 से लेकर 1951 तक का समय उनका समय रहा है। और उन्होंने तमिल में बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं, लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है जगाने के लिए, जागने के लिए। बहुत सारे गीत हमारे यहाँ नेशनल गीत के रूप में भी बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने कविता जो लिखी थी, घोषणा नामक जो कविता उन्होंने जो लिखी थी, उसमें उसकी जो पंक्तियाँ इस प्रकार है: नारी मुक्ति के नए कानून की घोषणा की है मैंने,
नारी मुक्ति के नए कानून की घोषणा की है मैंने। सुनो सोचो, इसी की सच्चाई को सभी जीव ईश्वरांश है, तो फिर सहधर्मिणी ईश्वर वंश हुई। ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि आजकल हमारे केरल के जो पागलपन को देखकर ये कविता मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगती है। 1900 के आसपास उन्होंने एक घोषणात्मक कविता लिखी थी। उस कविता के माध्यम से उन्होंने पूछा, क्या स्त्री पुरुष अगर ईश्वर का अंश है तो क्या स्त्री ईश्वर का अंश नहीं है? यह सवाल आज के ज़माने के कुछ ऐसे लोगों के साथ हमें बताना पड़ेगा जो उलटकर आचार या विश्वास की बात करते हुए स्त्रियों को निशाना बनाते हैं। तो इसलिए मैंने इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और एक कविता जितेंद्र भाटिया जो समकालीन कवि हैं, और उनकी जितेंद्र श्रीवास्तव की कविता उन्होंने इस तरह लिखा है, और स्त्रियां सभी बांझ नहीं होती, और स्त्रियां सभी बांझ नहीं होती, वे रिश्ती हैं तभी हम आप होते हैं। और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती, वे रिश्ती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचना का साहस पुरुषों में नहीं होता। ये जितेंद्र श्रीवास्तव की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। क्योंकि पुरुष का जन्म भी स्त्री देती है, स्त्री का जन्म भी स्त्री देती है। देखिएगा कि रचने की शक्ति, सहने की शक्ति भी स्त्री में, इसीलिए स्त्री को सर्वम सहा बताया जाता है। ये सवाल आज के समाज से हम पूछ सकते हैं। जितेंद्र वास्तव के इन शब्दों को लेकर हम ये बता सकते हैं कि स्त्रियों में ही रचने की शक्ति है। इसीलिए इंदिरा गांधी को हमने बहुत ही ध्यान से देखा उस जमाने में। रचने की शक्ति उनमें असीम थी, लेकिन मतभेद हो सकता है। एक और कविता है जिसमें स्त्रियों को लेकर बताया जाता है कि मत दबाओ औरत को, भीतर के कृष्टों तक दरकती हुई हर औरत, जो खुद हो पाएगी सुनामी मुश्किल से बचेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि स्त्री है इसीलिए ये दुनिया है, ये मेरा मानना है। स्त्री नहीं है तो ये दुनिया नहीं है, क्योंकि आगे की जो जनरेशन है उस जनरेशन को, उसके आगे की जनरेशन को, उसके भी आगे की जनरेशन को बना रखने में स्त्रियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्त्री को लेकर उनको लेकर जितनी बातें होती हैं, उनके खिलाफ जितनी बातें होते हैं, उन सबके खिलाफ ही होना चाहिए। जैसा कि आप ही ने पढ़ा होगा पिछले महीने या इस महीने के आरंभ में तमिलनाडु में जो बारिश या प्रलय हुआ था, उसमें एक लड़की उस अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे बिठाया गया था। इसलिए बिठाया गया है कि वो रजस्वला हो गई थी, इसलिए उसे बाहर बिठाई गई। क्योंकि इन दिनों में लड़कियों को घर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, इसलिए उसे घर के भीतर बैठना पड़ा। उस प्रलय के समान झोंका हुआ था, बारिश हुई, आंधी हुई थी। उसी आंधी में एक नारियल का पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा और तुरंत वो मर गई थी। हम आचार को श्रेष्ठ मानेंगे या देखिएगा, सोचिएगा कि इसी तरह की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही सोचने लायक स्थितियां हैं। और आने वाले जनवरी में इधर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की जाने वाली है। उसे हम कहते हैं वनिता दीवार, वनिता मदिल मलयालम में, क्योंकि महिलाओं को लेकर कासरगोड से शबरीमला के आसपास तक स्त्रियों की एक दीवार खड़ी की जा रही है। और कड़मश्शेरी का मैं चेयरमैन हूँ, क्योंकि ये सरकार का काम है, सरकार का आयोजन है। इसीलिए मुझसे कहा गया कि मुझे कड़मश्शेरी एरिया का चेयरमैन बनना है, उसका आयोजन कराना है। और इसी हफ्ते हमारे यहाँ अग्निवेश जी आ रहे हैं, स्वामी अग्निवेश जी।
तो उनको लेकर भी हम एक आयोजन कराएंगे। और कल भी मुझे वहाँ, कल नहीं परसों भी मुझे वहाँ बोलना पड़ा था आयोजन के संदर्भ में, क्योंकि हमारे वर्तमान स्थिति को लेकर बोलना पड़ा था। और मैंने बताया कि जो दीवार आने वाली है, खड़ी की जाने वाली है, वो चाइना की दीवार से भी बड़ी होगी, यही मेरा विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ऐसी दीवार वहीं खड़ी हो जाएगी केरल फॉर्म में, या यहाँ तक चालकयन तक, है ना, तो वो बड़ी दीवार होगी। मैंने इस संदर्भ में ही स्त्रियों के संदर्भ में ये बात बताई थी, क्योंकि हम स्त्रियों को मानते हैं शब्दों में, लेकिन स्त्रियों को असल में मानते नहीं हैं। जितनी स्त्रियां राम नाम जपते हुए बाहर आई हैं, मुझे लगता है कि वो पुरुषों के कारण आई होंगी, नहीं तो वे आती नहीं होंगी, यही मेरा विश्वास है, पता नहीं। और इस तरह हम देखते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं। और इसी तरह एक उपेक्षित जो जन समाज है वो है दलित। दलित को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, बहुत सारे कवि, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर कवि आजकल दलित साहित्य में, खासतौर से दलित तबके के लोग उसमें शामिल हैं। और कई अच्छे अन्य कवि भी है, जैसे नागार्जुन है। नागार्जुन की ये हरिजन गाथा जैसी कविता अब तक नहीं निकली है मेरे ख्याल से, इसी तरह की कविता लिखने वाले नागार्जुन है। और बहुत सारे ओम प्रकाश वात्मीकि, जयप्रकाश करदम, इसी तरह नैमिष राय, सुशीला ठाकुर, रजनी तिलक, इस तरह कवियों की एक लंबी फहरिस्त है, एक बहुत बड़ी सूची है। और वे भी, क्योंकि ये समुदायमूलक, वर्गहीन, वर्णहीन, भाईचारे पर आधारित समाज की संकल्पना को लेकर दलित कवि प्रयत्नरत है। उनकी बहुत सारी कविताएं समाजोन्मुख कविताएं हैं। और एक कविता मैं आपसे बताऊंगा, लालचंद रागी की कविता है। कविता का शीर्षक है राम की रिहाई। राम की रिहाई नाम से एक कविता है। इस कविता में वे लिखते हैं, राम की सर ने आग लगे इस राम राज में, जैसी कविता का की और संकेत दिया था, क्योंकि नागार्जुन ने एक ज़माने में लिखा था, आग लगे इस राम राज में, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय में यह संकल्पना फैलाई गई है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, लोग घी में तली हुई रोटी खाएंगे, सब कहीं बहुत ही खुशहाल रहेगा। खुशहाल तो है, खुशहाल मचाने वाले ब्रिटेन में है, 7 महिलाओं के कंधे पे हाथ लगाकर, उनका नाम मल्लिया है। इसी तरह के लोग हैं, हम देखते हैं, खुशी है उनको, लेकिन इसी को लेकर हम चिंतित हैं, इसीलिए हम बता रहे थे, क्योंकि वे खुश हैं, हम नाखुश हैं। और ये दलित कवि लालचंद राही कहते हैं, राम की रिहाई में कहते हैं, राम के ओट में छुपा अनाचार, मंदिर से भागकर संसद में शरण पा रहा। कविता बहुत ही प्रासंगिक कविता है, दिसंबर 6 को याद कीजिएगा। मंदिर से भागकर संसद में शरण पा रहा है, हरिजनों पर अब भी जुल्म ठा रहा है, यदि अनाचार बढ़ता रहा तो कोई नहीं रोक सकेगा। छू छू कर लिंगा के समान मेरी सोन चिड़ैया को, मेरी मातृभूमि को छू छू कर ये जलने देंगे, इस तरह लालचंद रागी ने गाया। इसी तरह बहुत सारी कविताएं हैं। और एक कवयित्री है सुशीला ठाकुर, और बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है। 6 संकलन है, काव्य संकलन, बहुत सारी कविताएं क्रांतिकारी कविताएं हैं। और वे मांगती हैं हमें, हमारे हिस्से का सूरज हमें दो, यही उनकी मांग है, हमारे हिस्से का सूरज। और आदिवासी में आ जाए तो बहुत सारे कवि ऐसे हैं कि एक अनुज लुगुन की एक कविता का जिक्र करके मैं समाप्त करूंगा कि अनुज लुगुन ने एक कविता लिखी, अघोषित उल्लू गुलाल नाम से एक कविता उन्होंने लिखी थी। उल्लू गुलाल का मतलब होता है कि ये घोषणा है, प्रोक्लेमेशन है, या उसे रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। अघोषित है,
इसमें आदिवासियों के विस्थापन को उन्होंने विषय बनाया है, क्योंकि आदिवासी को जंगल से खसेड़ दिया जा रहा है, जंगल से निकाल दिया जा रहा है, और जंगल से निकलकर वे शहर में आकर वे फंस जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ कंक्रीट का काम करते हैं और वहाँ में आहत हो जाते हैं। और आखिर कभी पूछते हैं, एक दांडू नामक एक आदिवासी का नाम लेते हुए पूछते हैं, दांडू आखिर जाए कहाँ जाए, क्योंकि दांडू को जाने का कोई रास्ता नहीं है, न जंगल है क्योंकि सरकार ने जंगल को ले लिया है, शहर में वो कोई नहीं है, वो आखिर कहाँ जाए। विस्थापित आदिवासियों के दर्द को अनुज लुगुन ने अपनी इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पर इसलिए भी एक ऐसा विषय, क्योंकि हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अब उसी मूड में नहीं हूँ, इसलिए छोड़ देता हूँ। अगर कुछ सवाल आ जाए तो मैं उसके ही सिलसिले से जोड़कर कुछ बताऊँगा आपसे। अब इतना ही। आपका ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। खास तौर से मुझे दुख लग रहा है कि अगर मैं सवेरे आता तो आशीष जी का भाषण सुन सकता था। मुझे दुख लग रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि आपका ये आयोजन, एक सेमिनार बहुत बढ़िया आयोजित हुआ है। आपको ये हड़तालियों की जो हड़ताल है उससे वो आपको बाधा नहीं, उसने आपको बाधा नहीं डाली है। सबको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।